हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट पार्ट 6। ठीक है, इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो कि आपके 2025 में कंडक्ट हुआ था, में जो भी जीके जीएस और प्लस करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस सेशन में आपका टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपने इस 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता है? बाय विच पॉपुलर टाइटल इज बंगाली पोएट जीवनानंद दास नोन? इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता के कविराज, दूसरा है जीवन कवि, तीसरा है रूपसी बांग्लार कवि और चौथा है भाषा शहीद कवि। तो ये जाने जाते थे रूपसी बांग्लार कवि के नाम से। ठीक है, जीवनानंद दास जो कि थे 1899 से 1954 के बीच, इनको रूपसी बांग्ला का कवि कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में बांग्ला प्रकृति, संस्कृत और समाज की गहरी झलक प्रस्तुत की थी। वे आधुनिक बंगाली कविता के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? हु वॉज पोस्टथॉमसली अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025 इन द कैटेगरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है माडुगुला नागफणी शर्मा, दूसरा है एमडी श्रीनिवास, तीसरा है लिबिया लोबो सारदेसाई और चौथा है लामा लोबजंग। ये है आपका लामा लोबजंग। ठीक है, लामा लोबजंग एक प्रसिद्ध बौद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने तिब्बती बौद्ध परंपरा और शांति के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें 2025 में उनकी आध्यात्मिकता सेवाओं के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस अवधि को मृत्यु दर में तेज गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर द्वारा चिन्हित किया गया है? विच पीरियड इन इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय अ शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड परसिस्टेंटली हाई रिबर्थ रेट? ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है चरण सेकंड जो कि था 1921 से 1951 के बीच, दूसरा है चरण फोर्थ जो कि था 1981 से 2001 के बीच, तीसरा है चरण फर्स्ट जो कि था 1901 से 1921 के बीच और चौथा है चरण थ्री जो कि था 1951 से 1981 के बीच। ये देखा गया था चरण थ्री में जो कि था 1951 से 1981 के बीच। ठीक है, इस अवधि में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर में सुधार हुआ था, इससे मृत्यु दर कम हुई, लेकिन जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसे जनसंख्या विस्फोट का चरण भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय क्या है? व्हाट इज द एलोकेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कहा जाता है कैपेक्स के नाम से, फॉर इंडिया रेलवे इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25? आपका पहला ऑप्शन है 3 लाख करोड़, दूसरा है 2.20 लाख करोड़, तीसरा है 2.62 लाख करोड़ और चौथा है 1.76 लाख करोड़। तो ये आवंटित किया गया है 2.62 लाख करोड़। ठीक है, 2024-25 के बजट में भारतीय रेलवे को 2.62 लाख करोड़ का कैपेक्स आवंटित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नई रेल लाइनें, विद्युतीकरण, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और तकनीकी आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के नियम किस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? अंडर द 5th शेड्यूल द गवर्नर्स रूल इन शेड्यूल्ड एरिया कैन रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है भूमि हस्तांतरण, दूसरा है कर संग्रह, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है जल उपयोग। ये है आपका भूमि हस्तांतरण यानी लैंड ट्रांसफर। ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि उनकी जमीनें गैर आदिवासियों के हाथों में न जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के चलते समय अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू टेम्पोरली स्टोर डाटा व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है कैच, तीसरा है रोम
और चौथा है रैम। तो ये है आपका रैम, ठीक है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है, ठीक है। यह प्रोसेसर को तेज गति से डेटा उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच स्टेट इन मेनलैंड इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आपका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है तमिलनाडु। तो ये है आपका गुजरात राज्य, ठीक है। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो मुख्य भूमि भारत में सबसे लंबी है। यह समुद्री व्यापार और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति माना गया है? अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, विच इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड फॉर बिजनेस बाय 2030, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और सूचना प्रसंस्करण, दूसरा है ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, तीसरा है डिजिटल पहुंच का विस्तार, चौथा है रोबोटिक्स और स्वचालन, ठीक है। तो ये है आपका डिजिटल पहुंच का विस्तार। WEF की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पहुंच और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। इससे ई-कॉमर्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक सुलभ होंगी। नेक्स्ट है 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर कार्य करने वाला कुल बल क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? आपका पहला ऑप्शन है 10 न्यूटन, दूसरा है 2 न्यूटन, तीसरा है 0 न्यूटन और चौथा है 15 न्यूटन, ठीक है। तो जो फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसमें आपका मास दिया हुआ है, लेकिन ये बोला है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यानी कि एक समान वेग से। तो जब एक समान वेग होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है 0 आपका, ठीक है। तो जब यहाँ इसमें जो आपका एक्सेलरेशन है 0 हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा कंप्लीट 0, इसलिए आपकी जो फोर्स लगेगी वो होगी 0 न्यूटन की। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 0 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्टैंडर्ड ASCII कोड? आपका पहला ऑप्शन है 256, दूसरा है 512, तीसरा है 64 और चौथा है 128। तो ये आपका सही जवाब है 128, ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट कोडिंग प्रणाली है जिससे कुल 128 कैरेक्टर्स दर्शाए जा सकते हैं। इसमें अंग्रेजी अक्षर, संख्याएं और विशेष चिन्ह शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट में मूलभूत अंतर क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूट एंड वार्म बूट इन अ कंप्यूटर सिस्टम? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है कोल्ड बूट केवल कर्नेल को पुनः लोड करता है, जबकि वार्म बूट सभी हार्डवेयर घटकों को पुनः आरंभ करता है। यानी कोल्ड बूट रिलोड ओनली द कर्नल वाइल वार्म बूट स्टार्ट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दूसरा आपका ऑप्शन है कोल्ड बूट उपयोगकर्ता द्वारा आरंभ किया जाता है, जबकि वार्म बूट किसी त्रुटि के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आरंभ किया जाता है। कोल्ड बूट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर वाइल वार्म बूट इज इनिशिएटेड बाय द OS ड्यू टू एन एरर। थर्ड आपका ऑप्शन है कोल्ड बूट अनुप्रयोगों की वर्तमान स्थिति को संरक्षित करता है, जबकि वार्म बूट उन्हें बंद कर देता है। कोल्ड बूट रिजर्व एप्लीकेशन स्टेट वाइल वार्म बूट क्लोजेस देम। और फोर्थ है कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्थिति में पुनः आरंभ करता है, जबकि वार्म बूट इसे चल रही स्थिति से पुनः आरंभ करता है। कोल्ड बूट री स्टार्ट द OS फ्रॉम पावर ऑफ वाइल वार्म बूट री स्टार्ट फ्रॉम अ रनिंग स्टेट। ये दोनों में जो डिफरेंस होता है मूलतः ये होता है कि जो कोल्ड बूट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्थिति में पुनः आरंभ करता है, और जबकि जो वार्म बूट होता है इसे चल रही स्थिति में पुनः आरंभ करता है, ठीक है। यही इसका होता है मेन डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? व्हाट मेजर चेंजेस डिड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ब्रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ वक्फ बोर्ड? आपका पहला ऑप्शन है वक्फ संपत्तियों का निजीकरण, दूसरा है सरकारी लेखा परीक्षा से छूट, तीसरा है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और चौथा है राज्य वक्फ बोर्डों का उन्मूलन।
तो ये है आपका गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ये था इसका इसकी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी गई पहली दलित आत्मकथात्मक कृति बलूटा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बलूता इन मराठी? आपका पहला ऑप्शन है दया पवार, दूसरा है शरण कुमार लिम्बाले, तीसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा है नामदेव धसाल। तो ये है आपके दया पवार, ठीक है। बलूटा जो कि लिखा गया था 1978 में, दलित साहित्य की मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने भारतीय समाज की जातिगत विषमता को उजागर किया। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ हुई? ऑन 26 मार्च 2025 वेयर वॉज द 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई हेल्ड? आपका पहला इसके लिए ऑप्शन है गंगटोक, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है इम्फाल और चौथा है गुवाहाटी। ये ऑर्गेनाइज किया गया था गंगटोक में, ठीक है। एसएलसीसी बैठकें वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त प्रथम ऑफ द गुप्ता अंपायर? ये आपका पहला ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई सैन्य अभियानों में विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण से के सिद्धांत से विचलन पर कौन सी आलोचना प्रकाश डालती है? विच क्रिटिसिज्म हाईलाइट्स डेविएशन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर इन द पार्लियामेंट सिस्टम? आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण है, दूसरा है मंडल एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, तीसरा है कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और चौथा है मंत्रियों की नियुक्ति विशेषज्ञता के आधार पर होती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, मंत्रिमंडल का एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है, इसलिए शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूप से संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनसी इज करेक्ट? आपका पहला स्टेटमेंट है आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, और दूसरा कथन है आपका आईएनसी का पहला अधिवेशन पुणे में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके लिए आपके ऑप्शन है केवल बी, दूसरा है केवल ए, तीसरा है न तो ए और न ही बी और चौथा है ए और बी दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल फर्स्ट, ठीक है। आईएनसी का पहला अधिवेशन वास्तव में 1885 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी, ना कि पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? When was the Protection of Human Right Act passed in India? आपका पहला ऑप्शन है 1996 में, दूसरा है 2006 में, तीसरा है 2003 में और चौथा है 1993 में। ये पास हुआ था 1993 में, ठीक है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 7वीं पीएम एसटीआईएसी बैठक के दौरान हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार्डास्टीज और जीन थेरेपी किस संस्था ने प्रस्तुत की? विच इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी एंड जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ड्यूरिंग द 7th PM एसटीआईएसी मीटिंग इन जैन 2025? तो आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए NIPAR और PGIMER चंडीगढ़, दूसरा है IIT बॉम्बे और सेंट जॉन अस्पताल बेंगलुरु और तीसरा है IISC बेंगलुरु और एम्स दिल्ली और चौथा है CSIR और जिपमर पुडुचेरी। ये प्रस्तुत किया गया है IIT बॉम्बे और सेंट जॉन अस्पताल बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। यह थेरेपी हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारकों के इलाज में क्रांतिकारी कदम है और भारत को
बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि उद्योग कमांड क्षेत्र सीसीए वाली सिंचाई परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? इन इंडिया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विथ मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया आर क्लासिफाइड एज। आपका पहला ऑप्शन है स्थानीय परियोजनाएं, दूसरा है सूक्ष्म परियोजनाएं, तीसरा है लघु परियोजनाएं और चौथा है प्रमुख परियोजनाएं। तो आपका सही जवाब है प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, भारत में सिंचाई परियोजनाएं 3 श्रेणियों में बटी हैं। पहला है लघु जो कि आता है 2,000 हेक्टेयर तक, ठीक है, एरिया, और दूसरा है मध्यम जो कि आता है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर का एरिया, और तीसरा है प्रमुख जो कि आता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक का एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कितने किलोमीटर सड़कों के विकास की योजना बनाई गई है? अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड्स आर प्लान्ड टू इम्प्रूव बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 2,000 किलोमीटर, दूसरा है 5,000 किलोमीटर, तीसरा है 7,000 किलोमीटर और चौथा है 9,000 किलोमीटर। ये है आपका 2,000 किलोमीटर का। ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2,000 किलोमीटर सड़कों के विकास की परियोजना बनाई गई है। इसमें 1,911 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें और 3,319 किलोमीटर सीमा सड़कें शामिल हैं। इसका कुल अनुमानित व्यय 25,000 करोड़ का है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? विच फूड शुड बी कंज्यूम टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा है सिरका, तीसरा है मसालेदार मिर्च और चौथा है नींबू का रस। तो ये यूज होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, अमाशय में अम्लता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सेवन किया जा सकता है। यह अम्लता को तटस्थ करता है और राहत प्रदान करता है। हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस वर्ष में शुरू किए गए थे? इन विच ईयर वर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया स्टार्टेड? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2018 से 19, दूसरा है 1997 से 98, तीसरा है 1974 से 75 और चौथा है 2014 से 15। ये स्टार्ट किया गया था वर्ष 1997 से 98 के बीच। ठीक है, EMRS की स्थापना 1997 से 98 में की गई थी। इन स्कूलों का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। EMRS में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है और ये स्कूल विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर 16 फॉरेस्ट? पहला आपका ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा है थार मरुस्थल, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है सुंदरबन। ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, 16 वन पश्चिमी घाट के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन तमिलनाडु और केरल राज्यों में स्थित हैं। 16 वन जैव विविधता से भरपूर होते हैं और कई दुर्लभ प्रजातियों का घर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य के में नगरपालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? Which institution was established in each state to conduct municipal election under the 74th Constitutional Amendment 1992? पहला आपका ऑप्शन है क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है स्थानीय चुनाव आयोग और चौथा है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो ये गठन किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ठीक है, Who will be the first Indian astronaut to visit the International Space Station as part of
एक्सियोम मिशन 4। आपका पहला ऑप्शन है आशीष खन्ना, दूसरा है सुनीता विलियम, तीसरे हैं राकेश शर्मा और चौथा है शुभांशु शुक्ला। तो ये बन गया है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। शुभांशु शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें एक्सियोम मिशन 4 के तहत आईएसएस की यात्रा के लिए भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट एज इनवैलिड। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, दूसरा है अनुच्छेद 143, तीसरा है अनुच्छेद 226 और चौथा है अनुच्छेद 32। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करता है। यह न्यायपालिका को ऐसे कानूनों की समीक्षा और असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इन नवंबर 2024 विच कंट्री डिड पीएम मोदी विजिट मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 17 ईयर्स। पहला आपका ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा है घाना, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा है इथोपिया। ये है आपका नाइजीरिया कंट्री, ठीक है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा की। यह यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है यदि आप किसी नए संस्करण जैसे एमएस पावर पॉइंट 2021 में बनाई गई एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति को पुराने संस्करण जैसे एमएस पावर पॉइंट 2010 में खोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है। इफ यू ट्राई टू ओपन एन एमएस पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन अ न्यू वर्जन दैट इज 2021 इन एन ओल्डर वर्जन एग्जाम्पल 2010 व्हाट हैपेंस। पहला आपका ऑप्शन है फाइल सीमित सुविधाओं के साथ संगतता मोड में खुलेगी यानी फाइल विल ओपन इन कंपैटिबिलिटी मोड विथ लिमिटेड फीचर्स। दूसरा है फाइल सामान्य रूप से सभी सुविधाओं के साथ खुलेगी। तीसरा है फाइल स्वचालित रूप से पीडीएफ में परिवर्तित हो जाएगी और चौथा है एमएस पावर पॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा। तो ये है आपका सही जवाब पहला ऑप्शन, ठीक है। फाइल विल ओपन इन कंपैटिबिलिटी मोड विथ लिमिटेड फीचर। नए संस्करण की फाइल को पुराने संस्करण में खोलने पर फाइल संगतता मोड में खुलती है, ठीक है। कुछ नए फीचर्स पुराने संस्करण में उपलब्ध नहीं होंगे लेकिन फाइल खोली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए व्हाट डज द टर्म कम्प्लीमेंट्री रेफर्स टू। पहला आपका ऑप्शन है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन बंधन क्षमता। दूसरा है दोनों किस्में की समान रासायनिक संरचना और तीसरा है चीनी फॉस्फेट इकाइयों की मिलन संख्या और चौथा है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का समानांतर अभिविन्यास। तो ये है आपका आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन बंधन क्षमता यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन बेस स्पेसिफिसिटी, ठीक है। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पूरक होती हैं। इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड का पूरक न्यूक्लियोटाइड दूसरी स्ट्रैंड पर उपस्थित होती है। यह हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है और डीएनए की स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट फॉर 2024 व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेशनल पॉवर्टी रेट इन इंडिया। आपका पहला ऑप्शन है 4.5 से लेके 5%, दूसरा है 3.5 से लेके 4% और तीसरा है 4 से लेके 4.5% और चौथा है 5.5 से लेके 6%। तो ये है आपका 4 से लेके 4.5%, ठीक है। एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में गरीबी दर 4 से लेके 4.5% के बीच अनुमानित है। यह पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई है और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय राज्य ने एक दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है। In 2025, which Indian state started scientific coal mining after a decade-long ban on unscientific mining, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए मेघालय, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड। तो ये है आपका मेघालय राज्य।
मेघालय में अवैज्ञानिक खनन पर लगभग एक दशक का प्रतिबंध था। 2025 में राज्य सरकार ने नियमों और पर्यावरण मानकों का पालन करते हुए वैज्ञानिक कोयला खनन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसदीय अनुमोदन मांगा। किस क्षेत्र को कम सेवा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क के उन्नयन के लिए धन आवंटित किया गया था? इन मार्च 2025 विच सेक्टर वाज एलोकेटेड फंड्स फॉर नेटवर्क अपग्रेड्स इन अंडर सर्व्ड एरियाज एज पर पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर? पहला आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, दूसरा है दूरसंचार, तीसरा है परिवहन और चौथा है शिक्षा। ये है आपका दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशंस। भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कम सेवा वाले क्षेत्रों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2023-24 बनने वाले घरों की लक्ष्य की संख्या क्या है? ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन व्हाट वाज द टारगेट नंबर ऑफ हाउसेज टू बी बिल्ट बाय 2023-24? पहला ऑप्शन है 3.32 करोड़, दूसरा है 1.89 करोड़, तीसरा है 2.67 करोड़ और चौथा है 4.41 करोड़। तो ये था 1.89 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य 2023-24 तक 1.89 करोड़ घर बनाना था। योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों और वंचित वर्गों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर लीडर्स एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? पहला आपका ऑप्शन है नील विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है चुआर विद्रोह और चौथा है फकीर और सन्यासी विद्रोह। जो सही जवाब है ये है फकीर और सन्यासी विद्रोह। ठीक है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी फकीर और सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यह विद्रोह 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? बिफोर एंटरिंग इंडिया द शक्स वेयर डिफीटेड बाय विच ट्राइबल ग्रुप? आपका पहला है ग्रीक, दूसरा है पार्थियन, तीसरा है यूहचीस और चौथा है हूण। ये पराजित किया गया था यूहचीस के द्वारा। ठीक है, यूहचीस मध्य एशिया के एक आदिवासी समूह थे। शकों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से पहले उन्हें यूहचीस ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाशिए पर स्थित समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड में मान्यता मिली थी? हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट 2025 टाइम अर्थ अवार्ड फॉर एडवोकेटिंग इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज? ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है जे इंसली, दूसरा है माइकल ब्लूमबर्ग, तीसरा है सोलासी अटाडिका और चौथा है कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। ये है आपके कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। ठीक है, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स ने अमेरिका में हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए जल और पर्यावरण न्याय की वकालत की। उन्हें 2025 टाइम्स अर्थ अवार्ड में इस काम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रासीय भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन जनवरी 2025? पहला आपका ऑप्शन है भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को फिर से परिभाषित करना, दूसरा है मजबूत बंधन यानी कि भारतीय प्रवासी और भारत @75, तीसरा है आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रवासी समुदाय को जोड़ना और चौथा है विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। तो ये जो विषय था इस सम्मेलन का ये था विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ डायास्पोरा टू द डेवलप्ड इंडिया। 18वें पीबीडी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को मान्यता देना और उन्हें भारत के विकास में शामिल करना था। ठीक है, अगला है, जब आप विंडोज ओएस में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को चुनने के बाद डिलीट की दबाते हैं तो क्या होता है? इन विंडोज ओएस व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर एंड प्रेस डिलीट? आपका पहला ऑप्शन है फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, दूसरा फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, तीसरा फाइल खुल जाती है और चौथा फाइल का नाम बदल दिया जाता है।
ये होता है कि फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। विंडोज ओएस में डिलीट दबाने पर फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। इससे उपयोगकर्ता गलती से फाइल डिलीट होने पर उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज विच आउटलाइंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस? आपका पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें इन्होंने अहिंसा प्रतिरोध यानी सत्याग्रह और स्वशासन यानी सेल्फ रूल के सिद्धांतों को रेखांकित किया था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। और आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।